असेतु सिन्धुपर्यन्ताया यस्य भारतभूमिका पितृभू पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना यूट्यूब से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कल रंगो बापूजी गुप्ते उनकी जीवन गाथा सुनाते सुनाते मुझे एक्चुअली नहीं गया कि ये हमारी वीरांगना माता उदा देवी का इतिहास कहीं मुझसे छूट न जाए। वैसे मैं आपको बताऊं कि शुरुआती के एपिसोड में मैंने हमारे भारत के 9 वीरांगनाओं के बारे में एपिसोड एक सीरीज की थी। वहाँ पे उदा देवी, शिव देवी तोमर, रानी माता अवंतीबाई, महावीरी देवी, माता कुथिली और ये बलात्कारी घिनौने अत्याचारी अय्याश इस्लामी सुअर तैमूर लंग का काल बन के खड़ी होने वाली हमारी माता राम प्यारी गुर्जर, इनका भी इतिहास मैंने एपिसोड में लिख लिया था। ये सभी माताओं का ये भूला पिसरा इतिहास है। इसमें से आप भी सोचेंगे कि अरे इसमें से 99% तो हमारी इन वीरांगनाओं के बारे में मुझे पता ही नहीं है। तो मैं वो आप सबको बताना चाहता था तभी जब मैंने 9 वीरांगनाओं के बारे में सीरीज की थी। लेकिन हुआ यूं कि जिस दिन मैं पॉडकास्ट शुरू करने वाला था, ये इनका इतिहास लिखी जो फाइल थी वो रह गई पुणे में और मैं आ गया था गांव कोंकण में। हाँ, वहाँ पे मैंने कोशिश की मैंने देखा भाई, पता चला कि फाइल तो पुणे में रह गई। और उसके बाद कोंकण में ही बैठे बैठे मैंने फिर वो आक्रांताओं पे हमारी सीरीज शुरू हो गई। आक्रांता पे सीरीज हो गई तो आज देखो कम से कम आक्रांताओं पे कितने, कम से कम 160-65 एपिसोड हो गए, जिसमें हमने 740 से मोहम्मद कासिम से लेके 1850 तक हमने पूरे के पूरे आक्रांताओं का इतिहास हमने सुना। उसके बाद में फिर मैंने ये 1857 स्वतंत्र समर का सीज़न चालू किया, तो अब उसमें भी कम से कम 210 एपिसोड अब तो हुए तब तो तकरीबन। तो वो यूँ है कि मेरा हर एपिसोड आपने जब सुना होगा तो आपने ये महसूस किया होगा कि भाई ये सभी जो कथा है ये लिंक है एक दूसरे से। अब वो लिंक मैं तोड़ना नहीं चाहता था, तो इसीलिए फिर इन हमारी माताओं का फिर वो जो एपिसोड था वो मैंने बीच में रोक दिया कि मैं बोला कि इनकी हमारी जितने भी श्रोतागण हैं उनकी लिंक कहीं टूट ना जाए। लेकिन अब तो हम समाप्ति की ओर आ रहे हैं, इतिश्री करने वाले हैं, तो आज लगता है कि मुझे यार थोड़ा सा अतिरिक्त कष्ट उठा के ये हमारी अनसंग माताएं ना उनके बारे में भी आपको बताना चाहिए था। तो 1 साल पहले ही आप इनका प्रेरित इतिहास जान पाते। भाई क्षमा करना मित्रों, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये 1857 का संपूर्ण इतिहास सुनाने के बाद में कम से कम 20-25 एपिसोड तो ये हमारी अनसुनी कथाएं वीरांगनाओं के बारे में है ना, वो मैं आपसे करवाऊंगा, क्योंकि मैंने डाटा तो बहुत सारा इकट्ठा किया है
हमारी वीरांगनाओं के बारे में। और उसके बाद ये जब मैं वीरांगनाओं का इतिहास आपको सुनाऊंगा, उसके बाद फिर राजपूतों का गौरवशाली इतिहास की सीरीज में चालू करूंगा। फिर बाद में निजाम और मराठाओं के बारे में मैं इतिहास को उजागर करूंगा, सच्चे इतिहास को उजागर करूंगा। उसके बाद मेरे दिमाग में है 1707 से 1808 तक, ये जो 101 साल का मराठाओं का इतिहास है ना, जिसमें शिंदे, होळकर, गायकवाड़ सभी आते हैं, पानीपत का युद्ध भी आ जाता है, तो वो इतिहास मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ। मित्रों, मैंने वादा किया है और तथ्य प्रमाण के साथ मैं मेरी भारत माता के इन सच्चे सुपूतों का सच्चा इतिहास आपको सुनाना मेरा कर्तव्य मैं मानता हूँ, और सारे प्रमाण आपके सामने रख के मैं इतिहास आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। चलो, रानी लक्ष्मीबाई के निधन के बाद पूरे युद्ध का रुख ही मित्रों पलट गया। नाना साहब की दास्तान तो अभी हमने सुनी नहीं है, वो सुनाऊंगा, लेकिन ठहरो मित्रों, मैं यहाँ ज़रा इस बात को विराम देता हूँ। हमारी बात चल रही थी वो महाराष्ट्र के योगदान की, जो 1857 में महाराष्ट्र और कर्नाटक और यहाँ का जो एरिया है दक्षिण का, उनका कितना योगदान था, तो वो मैं आपको बता रहा था। तो अब वो छूट जाएगा, तो बस वो ख़त्म करते हैं। वैसे फिर 1818 में आप सब जानते हैं कि पूरी पेशवाई जब अंग्रेज़ों ने डुबा दी थी, तो पुणे में शनिवारवाड़ा पे भगवा उतार कर वो यूनियन जैक लहराया था अंग्रेज़ों ने, और उस दिन से पश्चिम महाराष्ट्र में 1857 तक छूट-फूट की घटनाएं तो हर महीना हर साल तो हो ही रही थी। वैसे एक हमारे बहुत पराक्रमी हीरो उमाजी नाइक खोमणे, ये उमाजी नाइक खोमणे के पराक्रम का वर्णन मैंने 2 एपिसोड करके उनका विस्तार से मैंने किया है, वो आप जरूर सुने। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है उमाजी नाइक की। इस बंदे ने अकेले के दम पर सारी अंग्रेजी यंत्रणा को हिला डाला था, और वो भी मित्रों 1-2 साल नहीं, पूरे 14 साल हिला डाला था। मुंबई पुणे का एक अंग्रेजी अफसर ऐसा नहीं था जिसको इन्होंने परेशान नहीं किया हो या मार नहीं डाला हो। जो भी गोरा उनके हाथ लगाया, उनसे गोरे ने लड़ाई की। वो सब के सब 14 सालों में उन उमाजी नाइक ने मारे हैं। उमाजी नाइक खोमणे मात्र फंद फितूरी से 14 साल बाद 15 दिसंबर 1831 को अंग्रेज़ों के हाथों पकड़े गए। उन्होंने हमारे पुणे के शहर के बीचों बीच उस वक्त एक तहसीलदार कार्यालय था, जो आज भी पुणे महानगर पालिका का कार्यालय है, आज भी है। तो उस कार्यालय के प्रांगण में एक झाड़ है, वो जो आज भी है। 15 दिसंबर 1831 इस तहसीलदार कार्यालय के प्रांगण में उनको वहीं झाड़ से लटकाकर फांसी पे चढ़ाया गया। हर साल हम सब लोग 15 दिसंबर को हम श्रद्धांजलि देने वहाँ शहर के अंदर जाते हैं। तो इस प्रकार से 1857 तक हर जगह, हर भारतवर्ष में हर जगह मैं तो मानता हूँ कि ये राष्ट्र प्रेमी इन आक्रांताओं के खिलाफ अपने क्षमता के अनुसार टक्कर तो दे ही रहे थे। अड़चन थी राजमान्यता और लोकमान्यता की। वैसे कोल्हापुर में 29वीं और बेलगावी के पास धारवाड़ में 28वीं रेजिमेंट नाना के पत्र और रोटी रक्त कमल का वो दास बाबा का प्रसाद, ये दोनों पलटन तक वो पहुंच गया था। तो अब इन्होंने भी योजना बनाई, और इन दोनों ने योजना बना के उनकी तारीख लिखी 10 अगस्त, क्योंकि यहाँ जून और जुलाई में बारिश बहुत ज़बरदस्त होती है, तो इसीलिए शायद उन्होंने 10 अगस्त की तारीख रखी।
लेकिन जैसे एक टेलीग्राम ऑफिस के हमारा ही एक हिंदुस्तानी गुलाम कर्मचारी था, तो ये खबर 10 अगस्त की उन्होंने पहुंचा दी कि भाई अंग्रेज जो है वो कोल्हापुर की दिशा में अतिरिक्त फौज लेके आ रहे हैं, तो आप ये 10 अगस्त का कुछ करो। अब जैसे हमारे टेलीग्राम के ऑफिस ने कर्मचारी ने ये खबर हमारे पलटन वालों को पहुंचा दी, तो उन्होंने फिर वो तारीख बदल के 31 जुलाई कर दी। 31 तारीख को सुबह इन्होंने फिर कांड शुरू किया। हाँ, मॉर्निंग वॉक, सैर सपाटा करने निकले अंग्रेजों को इन्होंने मार डाला कोल्हापुर में। और एक साथ वो सभी जो पुणे से भेजे गए थे ना नए गोरों की फौज, उन गोरों की फौज के साथ उन्होंने युद्ध शुरू किया हमारे राष्ट्रवीरों ने, और मात्र 2-2.5 घंटे में उनको मारकर अंग्रेज कोल्हापुर के अंग्रेजी कार्यालय में रखा जो खजाना था वो अपने हाथ में ले लिया, और तुरंत वहां से सह्याद्री के नीचे उतरकर कोंकण इलाके में गए। वहां सावंतवाड़ी के पास उनका नेता उनको मिलने वाला था, नाम था रामजी शिरसाठ। रामजी शिरसाठ, और वहीं समुंदर किनारे जंगल का सहारा लिए उमाजी नाइक की तरह अंग्रेजों को नोचना इन लोगों ने राम जी के नेतृत्व में नोचना शुरू किया। यहाँ ऊपर कोल्हापुर में तो इस विद्रोह की जब जांच चली तो पता चला कि पुणे में बैठा एक खूनी बलात्कारी सूफी मुल्ला है, तो उस सूफी मुल्ला से गुप्त संबंध हमारे राष्ट्रवीरों से थे, और शायद ये कोल्हापुर का जो विद्रोह है ये सूफी मुल्ला के कहने पे हुआ है। ग्रैंड जेकब को तुरंत कोल्हापुर भेजा गया, और वहाँ उसने फिर वो नेटिव पलटन को वहीं ड्रामा सब परेड ग्राउंड में बुलाया, निशस्त्र किया, जलील किया उनको, और उनमें से जिनके नाम भी ग्रैंड जेकब के सामने आए उन्हें ग्रैंड जेकब ने गोली मार दी। अब ये दुर्भाग्य है कि जिस दिन इन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों को मारकर खजाना लूटा था, उस दिन बाकी कोल्हापुर का सामान्य व्यवहार जो था वो आम दिनों की तरह ही था। इसका सीधा मतलब है कि लोकमान्यता इन लोगों को बिल्कुल नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों में भी हमें उदासीनता दिखती है, सत्ता लोलुपता। हाँ, ये सत्ता लोलुपता ही है ना। और इस इतिहास को कोई राष्ट्र प्रेमी पढ़ना नहीं चाहता, कोई नहीं पढ़ना चाहता। सच बात है, मैं भी परेशान हो जाता हूँ पढ़ते पढ़ते, लेकिन इतिहास है, सत्य है, हमारे लोगों के बारे में है, तो मेरा बताना कर्तव्य है। वैसे एक आशय का किरण जो था वो दिख रहा था। हमारे छत्रपति राजा का युवा भाई था, उसका नाम था चीमा साहब। बस उनसे ही कुछ आस अब थी हमारे राष्ट्रवीरों को, क्योंकि उन्हीं के प्रेरणा से 15 दिसंबर 1857 को एक बार फिर कोल्हापुर में उन्होंने चीमा साहब ने विद्रोह शुरू किया। अब तो राजा का खुद सगा भाई विद्रोहियों का हमारे राष्ट्रवीरों के साथ था। शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए, महालक्ष्मी का मंदिर भी उस दिन बंद करवा लिया गया, तोपों का मुंह बाहर अंग्रेजी थानों पर किया हुआ था। लेकिन अब की बार ग्रैंड जेकब भी पूरी तैयारी के साथ आया था, गोरी फौज भी पूरी तैयार थी। कुछ छुटपुट लड़ाई के बाद अंग्रेजी ये फौज जो है ये कोल्हापुर के राजवाड़े में घुस गई। राष्ट्रवीरों की टोली वहां से पहले ही भाग चुकी थी। जेकब ने राजा और उसके युवा भाई को पूछताछ की, लेकिन दोनों ने हाथ ऊपर किए। जेकब ने जैसे पूरे शहर को बंधक बना दिया था उस दिन। छोटी से छोटी जानकारी जब वो लेता था तो जनमानस पे चढ़ दौड़ता था। कुछ एक का नाम मिला तो उसके पीछे उसने पूरी फौज लगा दी थी।
एक 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 सबको अंदर लेते लेते हुए असल में जो विद्रोह के जो नेतागण थे, वो तो फरार हो चुके थे। ये तो भाई मैंने फिर उस दिन का खाना दिया, मैंने उनको पानी पिलाया, हाँ, मैंने उनके उनके घोड़ों का चारा मैंने खिलाया। ऐसे कुछ स्थानिक लोगों को ये ग्रैंड जेकब पागल पकड़ रहा था। जेकब को अब नेतागण तो फरार हुए, तो जेकब को ये विद्रोह का जो आरोप है वो किसी ना किसी के माथे पे तो डालना था। तो बहुत भाई ने अथक परिश्रम करके उसने फिर हमारे राजा के जो सगे भाई थे चीमा साहब, उनको कोल्हापुर से हद पार करवाया। अब उससे पहले 10 अगस्त का ये पैगाम बेगामी धारवाड़ी को इन राष्ट्रवीरों ने भेजा था, जहां से फिर वो नेटिव हमारे कन्नड़ राष्ट्रवीर अब तैयार थे। लेकिन हुआ यूं कि 2 दिन पहले 8 अगस्त को उनके जो नेता थे ठाकुर सिंह और एक सरकारी नौकर था मुंशी, अब इन दोनों को 8 अगस्त को ही अंग्रेजों ने कैद कर लिया। वास्तव में ये मुंशी का कोल्हापुर के राष्ट्रवीरों से जो गुप्त व्यवहार चल रहा था ना, पत्र व्यवहार, तो वो गद्दारी से अंग्रेजों के पहले ही हाथ लग चुका था। तो अंग्रेजों को मालूम था कि बेलगावी और धारवाड़ में 10 तारीख को ये स्टार्ट करने वाले हैं विद्रोह। तो सातारा में तो रंगो बापू जी उनकी आंखों का काटा अंग्रेजों के पहले से था, क्योंकि लगातार रंगो बापू जी तो अंग्रेजों के उस वक्त हाथ ही नहीं आ रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद अंग्रेजों ने रंगो बापू जी के बेटे को कोल्हापुर से उठा लिया, जिसे सातारा में बाद में फिर आगे कोर्ट ने फांसी दे दी। रंगो बापू जी का एक बहनोई भी था। सातारा में दोनों नाबालिग राजपुत्रों को भी अंग्रेजों ने हद पार कर दिया। रंगो बापू जी हमारे तुरंत भूमिगत हो गए। लॉर्ड एल्फिंस्टन मुंबई में बैठ के इन सब पे नजर रख रहा था। उसी समय राजपूताना में गड़बड़ी की वजह से उसे अपना सारा सैन्य राजपूताना में भेजना पड़ा। हम सोच में अक्सर पढ़ते हैं कि यार पूरे भारत में हंगामा चल रहा था और ये क्या बोलते हैं, ये आर्थिक राजधानी मुंबई, जहाँ सूरत से बड़े व्यापारी सिंधी, पारसी, गुजराती, ये अशराफ वर्ग, ये क्या कर रहा था, क्योंकि पूरे भारत में तो जबरदस्त युद्ध चल रहा था। तो उस टाइम ये हमारी आर्थिक राजधानी जो मुंबई है उसमें क्या चल रहा था। वैसे मुंबई में जो पैसा आना शुरू हुआ था मित्रों, वो सब पैसा अफू के व्यापार से था। उसका पूरा इतिहास मैं आपको बाद में बताऊंगा। और वो व्यापार सन 1600 के बाद ही शुरू था। तो उसका इस स्वातंत्र युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। स्वातंत्र युद्ध जब चालू हुआ तब भी ये सभी सिंधी, पारसी, गुजराती, ये अशराफ बोहरी समाज हम जिसे कहते हैं, वो बहुत बहुत अमीर वर्ग था मुंबई में। तो इसीलिए मेरे मन में हमेशा आता है कि भाई 1857 में मुंबई क्या कर रहा था। जानेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे, कहीं आगे बताऊंगा। मुंबई जहाँ से मस्कट, ब्रह्मदेश, पर्शिया, यूरोप तक सामुद्रिक व्यापार बड़े पैमाने पर शुरू ऑलरेडी हो चुका था। वास्तव में हमारे राष्ट्रवीर अगर डायरेक्ट मुंबई में हमला करके मुंबई में कब्जा कर लेते ना, तो चित्र कुछ शायद अलग होता। वंदे मातरम।